दोस्तों, एचईओ के सोशियोलॉजी सीरीज का आज हमारा ये तीसरा क्लास है और इसके पहले दो क्लासेस में हमने एक यूनिट वन सोशियोलॉजी के यूनिट वन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किया हुआ है। और आज हमारा ये यूनिट यूनिट टू है। आज आज का जो तीसरा लेक्चर है ये यूनिट टू पर आधारित है, जिसका नाम है सोशल डायमेंशंस एंड फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम और कारक। ये हमारे यूनिट का नाम है। बेसिकली ये यूनिट टू है, राइट। और मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है पेड बैच में, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सिलेबस कवर करा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। तो और आज के इस लेक्चर में हम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा को भी देखेंगे जो सीधे तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सोशल डायमेंशंस एंड फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम और कारक, है ना। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ डॉक्टर और दवाइयों का मामला है, राइट। लेकिन एक जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करें तो हेल्थ सिर्फ एक डॉक्टर और दवाइयों का मामला नहीं होता है। जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ये हमारे सोसाइटी से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? ये पूरा का पूरा जो मामला है, किस तरीके से हेल्थ हमारा सोसाइटी से जुड़ा होता है, इसी के संबंध में आज का पूरा लेक्चर है। बहुत ही डिटेल से हम इसे बहुत ही आराम से और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको जगह पे ही इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो याद हो जाए, राइट। ओके, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ का फाउंडेशन है क्या, बेसिकली, है ना। हेल्थ का फाउंडेशन क्या है? हेल्थ का फाउंडेशन है कि बेसिकली एक इंसान की जो हेल्थ सिर्फ एक बात पर डिपेंड करती है कि उनके जेनेटिक्स कैसे हैं, है ना, राइट। उनके जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब क्या, एक सेकेंड, तो समझते हैं। ओके, तो एक इंसान की जो हेल्थ होती है सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उनके जेनेटिक्स, यानी कि उनकी आनुवांशिकता कैसे, मतलब कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनके शरीर की बनावट कैसी है, या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हेल्थ बहुत हैविली डिपेंड करता है सोशल कंडीशन पर। सोशल कंडीशन मतलब क्या? रहन सहन की व्यवस्था, है ना, लिविंग कंडीशन। उनका ऑक्यूपेशन किस किस पे डिपेंड करता है, लिख समझते हैं। ठीक है, पहला है क्या? लिविंग कंडीशन, मतलब आपके रहने की व्यवस्था कैसी है, पहला। दूसरा क्या है? ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका व्यवसाय कैसा है, इस पे भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, राइट। लिविंग कंडीशन, ऑक्यूपेशन, और क्या? और हमारा इनकम, आपका इनकम कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। आप कहाँ रहते हैं, कैसा काम करते हैं, राइट, कितना कमाते हैं, ये सारे क्या है, हमारे हेल्थ के सोशल फैक्टर्स हैं, कारक हैं, राइट। और इन्हीं कारकों को हम कहते हैं SDOH, है ना। इसे हम कहते हैं SDOH, यानी कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये SDOH। आप इसे फुल फॉर्म तो याद रखना ही है, बट शॉर्ट फॉर्म आपकी जुबान पर होना चाहिए। SDOH क्या है? SDOH वो कारक है जिस पर हमारा हेल्थ निर्भर करता है, सीधे तौर पर, आसान भाषा में, राइट। ठीक है, ये रहा। ये बेसिकली WHO ने इसको, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, या आप इसे टर्म कर सकते हैं, टर्म है, ये WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दिया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मान लीजिए कि दो लोग हैं। एक पर्सन एक पॉश और ग्रीन सोसाइटी में रहता है, हरे भरे इलाके में, हरे भरे सोसाइटी में रहता है, जहां उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, पीने के लिए उसे साफ पानी मिलता है। और जो दूसरा आदमी है, वो एक फैक्ट्री के पास इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्लम में रहता है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, राइट। भले ही दोनों की एज सेम हो, दोनों मान लीजिए कि दोनों 30 साल के वयस्क हैं, है ना, 30 साल के वयस्क हैं। एक कहाँ रह रहा है? एक ग्रीन सोसाइटी पॉश इलाके में रह रहा है, जहां पे पूरा वातावरण हरा भरा है। और दूसरा कहाँ रह रहा है? दूसरा कहाँ रह रहा है? दूसरा रह रहा है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, राइट। उसके आसपास की जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें रहता है। और इन दोनों की एज क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों 30 साल के अडल्ट वयस्क हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर दोनों की आप हेल्थ देखो, तो दोनों के हेल्थ में जो
ये पर्सन है जो स्लम में रह रहा है, इंडस्ट्रीज के इलाके में रह रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, फैक्ट्री के इलाके में रह रहा है, तो इसको सबसे जल्दी क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये क्या होता है, श्वसन से संबंधित उसको बीमारी हो जाएगी, है ना, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये है सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ का एक एग्जाम्पल, कि यहाँ पे दवाइयां, बीमारी, है ना, ये बाद में आ रही है, हॉस्पिटल ये सब बाद में आ रहा है, लेकिन इसके पहले सिर्फ उसके रहने के कंडीशन के आधार पर वो बंदा क्या हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, ठीक है, उसका हेल्थ डिसाइड हो गया है, राइट। ये है सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। मैं बिलीव करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ गया, राइट, ओके, ठीक है। जिसका हिंदी में है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। वो क्या फैक्टर हैं जो उसके, वो क्या सोशल फैक्टर है जो उसका हेल्थ निर्धारित कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो अब इस पूरे लेक्चर में हमें इन्हीं फैक्टर को ही, इन्हीं निर्धारकों को ही बहुत ही डिटेल में समझना, एक एक करके समझना है और इस तरीके से पढ़ना है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझ हो, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब तक हमने पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, बट बहुत ही ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, राइट। हम इससे डिटेल में कवर करते हैं। तो जो पहला निर्धारक है, जो पहला SDOH है, वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस या क्लास इनइक्वालिटी। मतलब आप कह सकते हैं असमानता, है ना, उसके क्लास में असमानता, स्टेटस में असमानता और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ओके। तो अब ये देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस और क्लास इनइक्वालिटी हमारे हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करती है, कैसे ये प्रभावित करती है। तो समझते हैं। पहला है वेल्थ, है ना, वेल्थ यानी कि धन, अमीर, राइट। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं उनके पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। उनके पास क्या होता है, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो उनके जीवन प्रत्याशा है, वो काफी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा ये होता क्या समझते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति वो कितना साल वो जीता है ऑन एन एवरेज। लगभग भारत में एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब कितना साल वो जीता है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि मैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मेरी आयु कितनी होगी, ठीक है, मैं कितना सोच सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं कितना जीऊंगा, तो उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। फॉर एग्जाम्पल नहीं, डेटा के अनुसार आप देखेंगे तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, भारत के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70.8 से लेकर 72 ईयर्स तक है। मतलब कि औसतन एक व्यक्ति भारत में लगभग 70 से 72 वर्ष जीता है ऑन एन एवरेज। औसतन की मैं बात कर रहा हूं। अब आप पूछोगे सर कोई कोई तो 30-35 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये भी देखिए कोई कोई 80-90-85 साल भी जीता है। तो अगर आप उन सब का एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज आएगा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आप इसे मार्क कर लीजिए। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो कितनी है। तो ये है 70.8 से लेकर 72 साल तक, ये है जीवन प्रत्याशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सोशल डिटरमिनेंट, हाँ, तो आप ये समझिए अगर आप वेल्दी हैं, अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, तो आपके पास बेहतर क्या होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होगी और आपकी जीवन प्रत्याशा लंबी होगी, राइट। तो कैसे, वो समझते हैं। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास बेटर हेल्थ फैसिलिटी कैसे होगी कि वो प्राइवेट एसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट एसी हॉस्पिटल में उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है, उनके पास पैसे हैं, राइट। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ जाएगा, सरकारी अस्पताल जाएगा, जहां पे एक ही कमरे में कम से कम 20 ऐसे मरीज पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी को वहां पे टीबी है, कोई किसी को अलग प्रकार की बीमारी है। तो जो जिस पर्सन को टीबी नहीं भी है उसको भी टीबी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मतलब बेचारा वो एक बीमारी से तो जूझ ही रहा है, दूसरी बीमारी उसे इसलिए पकड़ ली कि वो उस माहौल में रह रहा है,
क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कहाँ जा रहा है? सरकारी अस्पताल में जा रहा है। तो इसे कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है कि इकोनॉमिक स्टेटस, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होगा, ये डिसाइड करता है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। ठीक है। दूसरा, जो पुअर हैं तो वो पोल्यूशन वाले एरिया में रहेंगे, राइट। गरीब लोगों को पोल्यूशन हो गया, इसके अलावा बैड डाइट हो गया, मतलब माल न्यूट्रिशन या कुपोषण आप कह सकते हो, और हाई ओओपीई, ठीक है, फेस करना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या फेस करना पड़ता है? अमीर जो है उनको भाई बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है। लेकिन जो गरीब है उनको पोल्यूशन फेस करना पड़ता है, उनको कुपोषण का शिकार जल्दी हो जाते हैं, और हाई ओओपीई, ये समझते क्या है बेसिकली, हाई ओओपीई समझते हैं। ओओपीई इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो समझिए कि भारत में जो ओओपीई है वो कितना है? वो है 47 से लेके 50% तक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर एक गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसे अपनी जमीन, गाय भैंस या गहने बेचने पड़ते हैं इलाज के लिए। और ये एक पॉवर्टी का क्या है? सबसे बड़ा कारण है। मतलब क्या कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो बीमार पड़ता है तो किसी भी हालत में उस बीमारी का उसे कम से कम 50% उससे खर्च उठाना पड़ता है। भले ही आप सरकारी अस्पताल में क्यों ना जाएं, आपको फिर भी कम से कम 50% आपको वो खर्च उठाना पड़ेगा। इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी गरीब व्यक्ति को हार्ट की सर्जरी, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, वो भले ही वो सरकारी अस्पताल में जाए, तो अगर अगर प्राइवेट भी उसका इलाज 1 लाख रुपए में होगा, प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज 1 लाख रुपए में होगा, तो ये व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में भी जाएगा तो भी उसे कम से कम 47 से 50 हजार रुपए इस पूरे बीमारी में खर्च करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि उसका जो ये ऑपरेशन है, सर्जरी है, सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होगा, लेकिन जो बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट है और बहुत सारी जो फैसिलिटीज या डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसको तो उसे खर्च करना पड़ेगा, यानी डॉक्टर का फॉलोअप, चेकअप वगैरह। तो इसे कहते हैं ओओपीई। इसका फुल फॉर्म क्या है? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपको अपने पॉकेट से कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसी बीमारी के लिए, ये है ओओपीई। ओके, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए कि हर एक व्यक्ति को जो ओओपीई है वो 47 से 50% ना रहे बल्कि और कम से कम आ जाए, तो इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार हस्तक्षेप किस तरीके से करेगी? पॉलिसी लाकर, नीति लाकर, राइट। तो ये नीति क्या है? ये जो सबसे बड़ा इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का वो है आयुष्मान भारत। क्या है? आयुष्मान भारत, जो 2018 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज हैं, मतलब जो इस स्कीम के तहत के अंडर जो योग्य जो परिवार हैं, उनको 5 लाख तक का क्या मिलता है? हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिलता है, राइट। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो आपको 5 लाख तक का आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर 5 लाख तक के खर्चे हो रहे हैं तो आपको वो नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए कि किसी की बीमारी के इलाज में 6 लाख रुपए लग गए हैं, राइट, तो आपको 5 लाख नहीं देने पड़ेंगे। सरकार आपको ये दे रही, इस इंश्योरेंस के तहत आपको सिर्फ 1 लाख भरने की जरूरत है। ये है इस पॉलिसी का मतलब, राइट। और इसमें लगभग 50 करोड़ फैमिलीज को ये कवर करता है। भारत में 50 करोड़ फैमिली को ये मिला हुआ है, राइट। ओके, जिसमें लगभग हमारी 40% पॉपुलेशन आ जाती है। मतलब कि भारत का जो 40% बॉटम लाइन का पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनको ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिला हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। हालांकि हालांकि भारत को जो मजबूती, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है rather देन इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस तो बाद में आता है, लेकिन चलिए जो भी मिल जाए वही बहुत है। क्लियर है?
तो इसका एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप समझे तो अगर एक भाई गरीब किसान है, अगर उसको हार्ट की सर्जरी करानी है, राइट, जो पहले लाखों रुपए का होता था, तो अब जो पीएम पीएम जय, जो यानी कि जो आयुष्मान कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड के तहत, ठीक है, उसको फ्री में, ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये से यूज कर सकता है, राइट। इससे क्या हो जाएगा, जो ओओपीई है वो बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे फैक्टर पे, जो हमारा एसडीओएच यानी कि जो कारक था, पहला कारक क्या था, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं जो दूसरा कारक है, ये है एजुकेशन एंड हेल्थ लिटरेसी, राइट, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा कितना जरूरी है, ये भी एक कारक है कि आप हेल्दी रहोगे या नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन से हेल्थ अवेयरनेस इंप्रूव होती है, राइट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, सोशियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक फैक्ट है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि मदर का जो एजुकेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है चाइल्ड के सर्वाइवल पर, राइट। जो माता होती है, उनकी जो शिक्षा होती है, वो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि उनका जो चाइल्ड है, उनका जो बच्चा है, वो किस हद तक सर्वाइव करेगा, है ना। उनके सर्वाइवल के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, उनकी शिक्षा पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि एक पढ़ी लिखी माँ है, ठीक है, एक पढ़ी लिखी माँ है, तो उनको पता होता है कि बच्चे को कब वैक्सीनेशन लगवाना है ना, उनका टीकाकरण कब कराना है, ओआरएस कैसे देना है, ओआरएस, राइट। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ओआरएस का फुल फॉर्म बताइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के लेक्चर में हमने इसको डिस्कशन भी किया है, अब आप मुझे ओआरएस का फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। तो बच्चे को ओआरएस कैसे देना है, कब देना है, और एक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक पोषण क्या होता है, वो पढ़ी लिखी मदर को पता होता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ आप दाल चावल खिला रहे हैं, सिर्फ आप रोटी खिला रहे हैं, सिर्फ आप दूध पिला रहे हैं, राइट। तो एक प्रॉपर डाइट क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, वो एक एजुकेटेड मदर को पता होता है। इस तरीके से बच्चे का जो सर्वाइवल है, उसके जो जीवन है, वो डिपेंड करता है उसकी माँ कितनी एजुकेटेड है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर आप केरला को कंपेयर करेंगे यूपी से, तो आप जानते हैं कि केरला में जो फीमेल की लिटरेसी है, ठीक है, वो बहुत हाई है ना, बहुत ज्यादा है, राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा है केरला में बेसिकली, और इसीलिए वहां का जो आईएमआर है, केरला का जो आईएमआर है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है बेसिकली, मतलब क्या, बहुत कम है, राइट। आईएमआर क्या होता है समझते हैं। आईएमआर का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो केरला का जो आईएमआर है वो बहुत कम है, मतलब क्या, मतलब क्या, देखिए जो केरला का जो आईएमआर है वो बहुत कम है, इतना कम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं दुनिया में, उनके बराबर है, ठीक है। और यूपी यूपी इसके मुकाबले बहुत पीछे है। ये समझते हैं कि आईएमआर क्या होता है। आईएमआर मतलब कि मातृ मृत्यु दर, ठीक है, सॉरी नॉट मातृ, बेसिकली बच्चा, बच्चे की मृत्यु दर कितना है, मतलब बच्चा अगर पैदा हो रहा है, तो पैदा होने के बाद वो कितना दिन सरवाइव करता है, ठीक है, कितना दिन सरवाइव करता है, इसे हम कहते हैं आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। तो इसके सर्वाइवल के चांसेस कितने ज्यादा हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही मर जा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, राइट। तो इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से एक मदर का जो एजुकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम यूपी का भी जो आईएमआर रेट है, इसको भी हम कम कर सकें, ठीक है। यूपी का भी आईएमआर रेट हम कम कर सकें। अच्छा, ये भी देखते हैं कि आईएमआर रेट यूपी का कितना है, आईएमआर रेट ऑफ यूपी, ये मुझे याद नहीं, एक बार मैं सर्च कर लेता हूं, ठीक है। तो यूपी का जो आईएमआर रेट है वो 2024-25 के डेटा के हिसाब से कितना है, ये यूपी का, ये है 38, 38,
आउट ऑफ 1000। मतलब अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें से 38 बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, 38 बच्चे की डेथ हो जाती है। इसे हम कहते हैं IMR रेट ऑफ यूपी, राइट। ओके, केरला का भी देख लेते हैं। अगर केरला का सबसे हाईएस्ट है तो ये भी आपके लिए एग्जांपल है, आपके सॉरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला का देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ केरला कितना है। इमेजिन करिए कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये कितना है। बेसिकली ये सिर्फ 5 है, ओनली 5। मतलब केरल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 बच्चे की डेथ हो रही है। रीजन क्या है? रीजन है कि मदर का एजुकेटेड होना। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जो केरल की मदर है वो एजुकेटेड है, तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम से पता होता है कि किस तरीके से मुझे अपना ख्याल रखना है ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, राइट। ओके, ऑलराइट। अगर आप यूएस की देखें तो यूएस का भी कितना है, 5.6 है ना। इट्स बेटर देन द यूएस, राइट। 5.6 है ये यूएस का। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि मदर का एजुकेटेड होना अपने बच्चे के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा हमारा SDOH है, जो तीसरा कारक है, ये है ऑक्यूपेशन एंड डिजीज। ऑक्यूपेशन, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। हम अपने काम काज पर आते हैं। तो जो इंडिया की वर्कफोर्स है इसका लगभग 80%, इंडिया के वर्कफोर्स का 80%, मतलब इंडिया में जॉब करने वाले 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पे जॉब सिक्योरिटी ना हो। मतलब आज आप नौकरी पे हैं, कल आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, ना कोई नोटिस पीरियड, नथिंग। ना यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, नो जॉब सिक्योरिटी। और क्या है असंगठित क्षेत्र में? क्या होता है? नो हेल्थ इंश्योरेंस। आपको वहां पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है जॉब की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, राइट। इसके अलावा तो इसे हम कहते हैं जहां पे छुट्टी का कोई खास प्रावधान नहीं है, टाइमिंग की कोई खास प्रावधान नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की बात करें तो जो ठेले वाले होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं, या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये सब किस में काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि असंगठित क्षेत्र में। वो रोज खतरे में काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। आप रिसेंटली आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो अभी हाल ही में अभी ही ट्रेंड में चल रहा है कि नोएडा, यूपी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोएडा में ही जो ये दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये अपना जॉब छोड़ के अपने गांव में भाग रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिलेंडर का रेट 10 गुना बढ़ रहा है और इनकी सैलरी जस की तस है, राइट। तो इनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इस वजह से इनका पलायन हो रहा है। तो ये एक क्या है? क्या है ये एक फैक्टर है, एक कारक है हेल्थ के लिए, जिसे आप ऑक्यूपेशन ये कह सकते हैं। ऑक्यूपेशन कारक है ये, ठीक है, व्यवसायिक कारक है। तो अब उनका जो जॉब करने का जो उनका जॉब करने का स्थान है, जो क्षेत्र है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो कौन कौन सी बीमारी बहुत इजीली उनको कैच कर लेती है? पहला है सिलिकोसिस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सिलिकोसिस क्या है समझते हैं। सिलिकोसिस उन लोगों को होता है जो लोग पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, है ना, जैसे कि ग्लास फैक्ट्री में या स्टोन क्रशिंग फैक्ट्री में, जहां पे वो लोग पत्थर को तोड़ के सीमेंट बनाते हैं और गिट्टी बनाते हैं, राइट। ऐसे लोगों को क्या होता है? सिलिको या जो कांच के फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या होता है? सिलिकोसिस होता है। मतलब कि जो सिलिका डस्ट होती है, जो सिलिका डस्ट होती है वो उनके फेफड़े में चली जाती है और उनके लंग्स, फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसे कहते हैं सिलिकोसिस। जो दूसरा है ये है बायोसिनोसिस या बिसिनोसिस। ये समझते हैं क्या है? ये बिसिनोसिस समझते हैं क्या है? ये बीमारी तब होती है, कोई जो वर्कर है अगर वो कॉटन के
फैक्ट्री में काम कर रहा है, कॉटन के मिल में काम कर रहा है, राइट, तो उनको ये बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है, जो कॉटन होता है, जो कपास होती है, कपास का डस्ट सांसों के माध्यम से उनके फेफड़े में चले जाता है और उनको ये बीमारी होती है। और इसी बेसिनोसिस को ही हम कहते हैं ब्राउन लंग डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ब्राउन लंग डिजीज, ठीक है। हो सकता है कि आपको बेसिनोसिस ना पूछ के बल्कि ब्राउन लंग डिजीज पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ब्राउन लंग डिजीज किसे होता है, जो कपास की फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं। लास्ट क्या है, एंथ्रोकोसिस। एंथ्राकोसिस ये क्या होता है, इसे ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज। ये क्या होता है, ये इन लोगों को जो होता है, जो लोग खदान में काम करते हैं, कोयले की खान में काम करते हैं, राइट, उनको ये बीमारी होती है। इसे कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज। ये तीनों इन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्टार मार्क कर लीजिए, राइट। तो इस तरीके से आपका व्यवसाय निर्धारित करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य ज्यादातर खराब रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, आप एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये बीमारी तो नहीं होगी, राइट। आप कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो ये रहा हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट। नाउ द फोर्थ डिटर्मिनेंट इज जेंडर इनइक्वालिटी। फोर्थ क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी। देखो, स्वास्थ्य के मामले में जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो जेंडर की वजह से, यानी कि जो लिंग के वजह से, लिंग जो असमानता है, एग्जैक्टली, ठीक है, लिंग असमानता। लिंग असमानता की वजह से कौन सी बीमारियां होती है वो हम समझते हैं। और ये बहुत सैड रियलिटी है भारत की, ये बहुत सैड रियलिटी है। भारत में वुमेन्स को आज भी नेग्लेक्ट किया जाता है और उनको माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का सामना वो आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं है या वो गरीब घर से बिलोंग करती हैं। ये जेंडर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये लिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। घर में औरतों को सबसे आखिर में खाना मिलता है, जो बचा खुचा खाना होता है वो खाती हैं। इससे क्या हो रहा है, कभी उनका पेट भर रहा है, कभी पेट नहीं भर रहा है। बात ये नहीं है कि घर में खाने की कमी है, बात यह है कि जो बचा खुचा खाना है, उन्होंने पूरा दिन रात काम किया, लास्ट में जब खाने का टाइम आया तो जो खाना मिला उन्होंने खा लिया। उसके बाद उनको हिम्मत नहीं होता कि हम खाना फिर से बनाएं अपने लिए, और जो बचा खुचा खाना होता है वो खा पी के वो सो जाते हैं। हर घर में ऐसा नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट औसतन भारत में बहुत से घरों में ऐसा होता है, जिसके वजह से उनको सही मात्रा में जो पोषक तत्व है वो मिल नहीं पाते हैं और वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब क्या, खून की कमी, आयरन की कमी शरीर में, राइट। ओके, अच्छा, यहां पे एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, ये है NFHS5। जो NFHS है, ये कहता है कि यूपी में 50% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो एनीमिया का शिकार हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार है। अच्छा, यहाँ पे हम NFHS को डिटेल में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं NFHS होता क्या बेसिकली। NFHS, ओके, NFHS इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। ये एक लार्ज स्केल सर्वे होता है जो भारत में हेल्थ, पॉपुलेशन और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के डेटा को कलेक्ट करता है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में हेल्थ के डेटा को, कौन लोग कितना हेल्दी हैं, भारत की पॉपुलेशन को और भारत के पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन को, उसके पोषण को, जैसे डेटा का सर्वे करता है और ये डेटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके सरकार को देता है ताकि सरकार अच्छी नीति बना सके। अगर सरकार को पता है इस एरिया में लोग ज्यादा अनहेल्दी हैं, वहां पे कुपोषण का शिकार है, तो वहां पे एक स्पेशल तरीके की सरकार नीति बनाकर ला सकती है, राइट।
अच्छा, इंपॉर्टेंट अब ये है कि ये एनएफएचएस जो सर्वे है, ये करता कौन है, कंडक्ट कौन करता है, ये परफॉर्म कौन करता है? तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? आईआईपीएस। आईआईपीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ पॉपुलेशन। ये इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है? इसका ऑफिस है मुंबई में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आईआईपीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको मार्क करना है मुंबई में है, ठीक है। और ये पूछ सकता है अगर एनएफएचएस को कंडक्ट कौन करता है, सर्वे को कौन परफॉर्म करता है, तो वो परफॉर्म कौन करता है? आईआईपीएस। आईआईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट को एक्यूरेट एक सही डेटा देने दे, ताकि हेल्थ पॉलिसीज और स्कीम्स को बेटर तरीके से लागू किया जा सके, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये एनएफएचएस यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 5। मतलब क्या कि अब तक एनएफएचएस के 5 सर्वे हो चुके हैं। वो 5 सर्वे कब कब हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो पहला सर्वे था एनएफएचएस का 1, ये 1992-3 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम, ठीक है। और जो दूसरा सर्वे था एनएफएचएस 2 कब हुआ था? 1998 और 9 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? एनएफएचएस 3, ये कब हुआ था? 2005 एंड 6 में हुआ था। और एनएफएचएस 4 कब हुआ था? 2015 एंड 16 में। नाउ जो पांचवा है एनएफएचएस 5 कब हुआ था? ये 2019 से 21 के बीच में हुआ था। और ये लेटेस्ट डेटा है, ये ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है। अगर आप यहाँ पे गैप देखेंगे 2015 से 2019 के बीच में गैप बहुत कम है। इसका मतलब क्या कि हेल्थ की अर्जेंसी कितना ज्यादा है, कितना अर्जेंट है हेल्थ का डेटा कलेक्ट करना, इस वजह से इसको बहुत जल्दी कंडक्ट कर लिया गया था, राइट। क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट करना जरूरी है और इन्हीं सर्वे के आधार पर ही नीतियां लागू की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ये एनएफएचएस ये किस इंडिकेटर का यूज करता है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर्स क्या क्या है? पहला है आईएमआर। मतलब क्या क्या बताता है बेसिकली? ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है, राइट, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। दूसरा टीएफआर बताता है। ये टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एवरेज चिल्ड्रन पर वुमेन। एक भारत में एक महिला, एक औसत महिला, एक महिला कितने औसत बच्चे को जन्म देती है? तो बेसिकली इंडिया का है ये 2.0, 2 है, राइट, ये बताता है। इसके अलावा और क्या डेटा देता है, कलेक्ट करता है? ये एनीमिया, एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी, खून की कमी। और स्टंटिंग, स्टंटिंग या वेस्टिंग, मतलब बौनापन या तो सूखापन आप इसे कह सकते हैं, राइट। ये कितना है, यानी कि माल न्यूट्रिशन इसे बोलते हैं, मतलब कि माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर है, कुपोषण का इंडिकेटर है। तो इतने सारे क्या देता है? ये इंडिकेटर्स देता है, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। और इसी डेटा के आधार पर भारत सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया था, है ना, जो कि कुपोषण को टारगेट करती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी जेंडर इनइक्वालिटी में एक और फैक्ट है विच इज मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट, जो कि अमर्त्य सेन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन साहब ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, और ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। यहाँ पे एक फेमस ये इकोनॉमिस्ट हमारे जो है, ये अमर्त्य सेन है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि मिसिंग वुमेन, ठीक है, ये बात करना जरूरी है। इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी औरतें होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, इसलिए बोला गया है कि मिसिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी औरतें दुनिया में होनी चाहिए उतनी नहीं है। और ये मिसिंग औरतें, जो औरतें नहीं है, वो कहां गई? ये बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये।
मिसिंग वुमेन यानी कि जितनी औरतें दुनिया में होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो गई कहां? वो गई कहां? ये वही औरतें हैं जो फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो गई हैं। मतलब कि जिन फीमेल्स को भ्रूण में ही मार दिया गया है ना, जो फीमेल पैदा होती और आज वो महिलाएं बनती, वो अपना योगदान देती सोसाइटी में, ठीक है, ये वही महिलाएं हैं जो मिसिंग है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मिसिंग वुमेन कंसेप्ट जो हमारे से ने दिया हुआ था, ठीक है। और ये हमारे हेल्थ केयर की वजह से ही ये समय से पहले क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहां गई वो महिलाएं? वो भ्रूण हत्या में मारी गई बेचारी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा कारक है वो क्या है? कितने कारक हो गए? 4 हो गए। ये 5वां कारक है, ये कास्ट एंड हेल्थ, यानी कि आपका कास्ट, आपकी जाति भी निर्धारित करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। ये भारत के सोसाइटी का, भारत के समाज का एक ही हार्श रियलिटी है। ये कास्ट सिस्टम, ये हार्श रियलिटी है, ये आपका स्वास्थ्य भी डिसाइड कर रहा है। देखिए, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो यानी कि वंचित वर्ग के लोग हैं, या सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड यानी कि जिन्हें बस ये नाम दे दिया गया है निम्न जाति, वो जो लोग हैं, उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलती है, उनका एक्सेस उनको नहीं मिलता है। मतलब कि सुविधाएं होती भी हैं तो भी उनका उपयोग वो नहीं कर पाते हैं, राइट। चाहे वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो दूर दराज जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। या सोशल आइसोलेशन, या वो जो हमारी सोसाइटी हमारे साथ रह रहे हैं लेकिन वो एक अलग एरिया में रह रहे हैं, या उन्हें अछूत माना जा रहा है, ठीक है, ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं, इनको वो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, और जिसके वजह से डिजीज का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ये खून से संबंधित बीमारी है। तो ये कैसी है? अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक बीमारी, खून से संबंधित बीमारी है ये, जो भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन में, जनजाति जनसंख्या में सबसे ज्यादा हो रही है। जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और गुजरात के जो आदिवासी लोग हैं, जो इलाके हैं, यहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है एंडोगैमी, यानी कि अपने समूह, अपने समुदाय में ही शादी करना, विवाह करना, जिसके कारण इनका क्या हो रहा है, इनका जो एक जीन है, जो इनका एक डीएनए है या जीन है, वो उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? एक कारक है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, राइट। वहां पे बहुत सारे फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है लिविंग कंडीशन, यानी कि आपके रहने की व्यवस्था के आधार पर भी आपका स्वास्थ्य निर्धारित होता है। अगेन वो चीजें रिपीट हो रही। देखिए, इसमें पूरा का पूरा जितने भी चीजें हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब आपको दिख रहा है बहुत सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखेगा, जुड़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है? स्लम एरियाज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं तो आपको बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा है। जैसे टीबी, आप मान लीजिए कि एक एरिया है, इस एरिया में छोटा सा एक 100 वर्ग मीटर का एक एरिया है, यहाँ पे बहुत से लोग रह रहे हैं, है ना, बहुत से मकान हैं, और अगर एक पर्सन को टीबी होता है, ये टीबी उससे सटे हुए सारे घरों में फैल जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको टीबी जैसे बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि हवा के माध्यम से फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज है ये, राइट। जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो गांवों में रह रहे हैं, ये स्लम एरिया, मतलब मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो शहरों में भी आप रह रहे हैं तो भी ये दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है, यानी कि अगर किसी को कुछ बीमारी हो रहा है तो उनका अस्पताल ही 50 किलोमीटर दूर है, तो पहुंचते पहुंचते ही इंसान की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये क्या है कि रहने के स्थान के आधार पर आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है। और हॉस्पिटल बहुत दूर होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप अस्पताल विजिट ही नहीं करते, आप जाते ही नहीं हो, जिसकी वजह से वो छोटी बीमारी बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है और वो लाइलाज बन जाती है, राइट।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस इश्यूज को टैकल करने के लिए, इसका समाधान देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती है। वो स्कीम क्या क्या है? NRHM है ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये गांव के हेल्थ के लिए है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है गांव की जनसंख्या के लिए। अगला है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी क्या है ये? शहर के स्लम के लिए, ठीक है, शहर की झुग्गी झोपड़ियों के लिए है ये। इसके अलावा SBM, ये क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये हालांकि इन सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है? ये सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के लिए है, यानी कि स्वच्छता के लिए और सफाई के लिए है। ये स्वच्छता और सफाई करके बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए है स्वच्छ भारत मिशन। इसके अलावा एक और है JJM, यानी कि जल जीवन मिशन, है ना। इसका नाम क्या है? जल जीवन मिशन, राइट। ये किस लिए है? हर घर जल योजना, यानी कि हर घर तक एक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए नल लगाए जाने की क्या है? ये योजना है, ताकि गंदे पानी की वजह से जो कोलेरा और टाइफॉइड, डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती है, इससे बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में महिलाएं नदी से, तालाब से या कुओं से पानी निकाल कर लाते हैं, ठीक है। सॉरी, महिलाएं नहीं, मतलब लोग पानी निकाल कर लाते हैं। तो इसमें ये बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो घर में नल के माध्यम से पानी आ रहा है, पैक्ड पानी आ रहा है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, राइट। तो ये रहा कि आप किन इलाकों में रह रहे हैं, वो इलाके आपका स्वास्थ्य निर्धारित करते हैं। ये हमारा SDOH था, राइट। तो हमने इन सभी SDOH की बात की, मतलब ये सब क्या थे? सोशल डिटर्मिनेंट्स थे हमारे हेल्थ के, ठीक है। स्वास्थ्य सामाजिक, जो हमारा स्वास्थ्य है वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। वो कारक हमने देख लिया, क्लियर है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा का पूरा यूनिट 2, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। और आप इन टॉपिक्स को, इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी में मेरा थोड़ा भी योगदान रहा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बेसिकली एक बड़े कम्युनिटी की तरह लाइक ग्रो करके उभर के आएँ। और मेरा जो कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर पाऊँ, ताकि ये सारे लेक्चर्स और चीज़ें हर एक स्टूडेंट तक पहुँच सके। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले